हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू सेशन। आज की क्लास में हम ज्योग्राफी का एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन इन इंडिया। सो बायोडाइवर्सिटी क्या है, जैव विविधता क्या है, उसके बारे में समझेंगे। क्यों बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्लान्स किए हुए हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए या बचाने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ से काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे, मैं टॉपिक्स में समझाऊंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। एक बार देखेंगे हम क्या क्या डिस्कस करेंगे इस क्लास में। आज की क्लास में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। हिंदी में अगर मैं बताऊं तो जैव विविधता क्या होती है। सेकंड, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो जैव विविधता के प्रकार डिस्कस करेंगे। देन कैसे बायोडाइवर्सिटी को एनवायरनमेंट में हानि पहुंच रही है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कैसे संरक्षण मिल सकता है। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए कैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए इंडिया में, यूनेस्को का क्या प्लान था, कब कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व बना और कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। सो इसमें हम टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सेकेंड टाइप में हम अगेन डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन। देन सेवंथ पॉइंट में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्यों इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी किसी भी एनवायरनमेंट के लिए, इसकी इकोनॉमिकल वैल्यूज क्या है, और वर्ल्ड लेवल पे क्या क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। क्लियर। सो ये हमारे 9 सेक्शंस में इस टॉपिक को हम डिवाइड करेंगे और इसे अलग अलग सेक्शंस में, एक एक सेक्शंस के थ्रू अच्छे से समझेंगे। The images used in our site deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे साइट डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के स्वामी हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन क्या हो सकती है। देखो, जैव विविधता आप इसके नाम से समझ सकते हैं। जैव विविधता का मतलब क्या होता है या बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारी वेराइटीज और वेरिएबिलिटीज अवेलेबल हो, यानी लाइफ अवेलेबल हो ऑन अर्थ, तो उसी को हम क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। या हिंदी में अगर मैं बात करूं, पृथ्वी पर जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता को ही हम क्या नाम देते हैं, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी नाम देते हैं। और सिंपल टर्म में हम एक और नाम दे सकते हैं, द वैरायटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स एंड देयर इंटरेक्शंस। तो क्या होता है आपको पता है, पृथ्वी पर अगर आप इस इमेज के थ्रू समझो, ये मैं कह रहा हूँ ये पूरी बायोडाइवर्सिटी है। हम डेफिनेशन पे पहले बाद में जाएंगे, पहले इस इमेज को देखो एक बार। इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है, इस इमेज में आपको एनिमल्स दिख रहे हैं, इमेज में आपको बर्ड्स दिख रहे हैं, इस इमेज में आपको इंसेक्ट्स दिखेंगे, इस इमेज में आपको ह्यूमंस दिखेंगे, इस इमेज में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स दिखेंगे। तो अर्थ पर जितनी भी जीवित चीजें प्रेजेंट हैं, लिविंग थिंग्स प्रेजेंट हैं, वेदर ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, एनिमल, बर्ड्स, अलग अलग स्पीसीज के एनिमल्स हैं, अलग अलग स्पीसीज के बर्ड्स हैं, अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग प्रजातियों के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इन सबको ही मिलाकर हम क्या नाम देते हैं, बायोडाइवर्सिटी नाम देते हैं, जैव विविधता नाम देते हैं। तो इमेज के थ्रू पहले सिंपली समझ आया व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, कि जो अलग अलग प्राणी पाए जाते हैं, अलग अलग इंसान, जानवर, पक्षी, पौधे, इंसेक्ट्स, इन सभी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। So biodiversity refers to the variety and variability of the life on earth, means जो पृथ्वी है उस पर जीवन की जो विविधता है, जीवन की विविधता से क्या मतलब है, अलग अलग तरह के जीवन जीवित लोग हैं यहाँ पर, उसके अलावा जानवर हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, और उनमें जो चेंजेस होते हैं उसी को हम क्या नाम देते हैं, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं।
अब जब हम बायोडायवर्सिटी की बात करेंगे तो इसमें एक ही प्रजाति के व्यक्ति के बीच जीन्स में अंतर आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे पौधे और जानवरों की प्रजातियों में आपको बेसिकली विविधता बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेगी। एंड बेसिकली होता क्या है, एक क्षेत्र के भीतर पारिस्थितिक तंत्र की विविधता शामिल है। तो बायोडायवर्सिटी के अंदर क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया में जितना भी इकोसिस्टम है पर्टिकुलर रीजन में, वही क्या है, बायोडायवर्सिटी है। सो सिंपल लैंग्वेज में समझ आया, मैंने फोटोज के थ्रू समझा दिया आपको, और कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। एक ही जगह पर एक ही रीजन पे जो पूरा इकोसिस्टम बन रहा है, अलग अलग इंसेक्ट्स, एनिमल, बर्ड्स एंड प्लांट्स के थ्रू, अलग अलग स्पीसीज के थ्रू, ह्यूमंस हैं, उनके जेनेटिक डिफरेंस है, यही सब क्या कहला रहा है, बायोडाइवर्सिटी कहला रहा है। अब अगर हम बायोडायवर्सिटी की बात करें तो टिपिकली बायोडायवर्सिटी को हम 3 लेवल्स में डिवाइडेड कर सकते हैं। तो अब वो हमें लेवल्स ही देखने हैं, 3 लेवल्स कौन-कौन से हो सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट लेवल की बात करूं तो फर्स्ट जेनेटिक बायोडायवर्सिटी हम समझेंगे, देन स्पीसीज डाइवर्सिटी हम समझेंगे, एंड थर्ड हम समझेंगे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी समझ लेते हैं। जेनेटिक का मतलब क्या है, आनुवांशिक विविधता। अब सिंपल सा आप समझ सकते हो, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, एक तरह से अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, जो बदलाव होते हैं। अब जैसे ह्यूमंस हैं, ह्यूमन सब एक ही हैं, लेकिन उनमें जेनेटिक्स क्या है, बेसिकली बदलाव है। जेनेटिक्स, जीन सभी ह्यूमंस के क्या है, कहीं ना कहीं डिफरेंस है। तो इसी को हम क्या नाम देते हैं, आनुवांशिक विविधता या जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो वैरायटी ऑफ जीन्स विद इन अ स्पीसीज, कोई एक स्पीसीज है, एक प्रजाति है, उसके अंदर क्या है, अलग अलग तरह के जो जीन्स है, उसी को हम क्या नाम देते हैं, जेनेटिक बेसिकली डाइवर्सिटी। ये जो जीन्स हैं, ये अडेप्टेशन टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, जो हमने एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग, एंड आल्सो मेंटेन हेल्थ एंड रिजिलियंस पॉपुलेशंस। सो जेनेटिक डाइवर्सिटी किस लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि लोगों में स्वास्थ्य और लचीलापन, लचीली आबादी को बनाया रखा जा सके, या ये जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी लोगों में हेल्थ एंड रिसाइलेंट को बनाए रखने में सक्षम है। नेक्स्ट इज स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। अब स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी से क्या मतलब है, अब स्पीसीज का मतलब है कि हुआ क्या, एक ही पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग प्रजाति के, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, स्पीसीज के अंदर एक स्पीस है, उसके अंदर एक प्रजाति है, उसके अंदर जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। अब क्या है, प्रजातियां अलग हो गई, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हो गई, तो वेराइटी एंड अबंडेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज विद इन अ गिवन ईयर, गिवन एरिया। जैसे आप ये एरिया देखो, यहाँ पर, यहाँ पर अगर आप देखोगे, इस पर्टिकुलर एरिया में हमें क्या दिख रहा है, बर्ड्स भी दिख रहे हैं, अलग अलग स्पीसीज दिख रही हैं, एलिफेंट दिख रहा है, जिराफ है, कैमल है। तो एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारी स्पीसीज हो गई, इसी को हम क्या नाम देंगे, स्पीसीज डाइवर्सिटी। क्लियर। थर्ड इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र विविधता से क्या मतलब है, एक पर्टिकुलर रीजन में जब पूरा इकोसिस्टम डेवलप होगा, अब ना जेनेटिक्स की बात होगी, ना स्पीसीज की बात होगी, अब किसकी बात होगी, पूरे इकोसिस्टम की बात होगी। ठीक है, इकोसिस्टम में कोई स्मॉल एरिया भी इन्वॉल्व हो सकता है, कुछ बड़ा एरिया भी इन्वॉल्व हो सकता है। इकोसिस्टम में आपको जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी भी देखने को मिलेगी और स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी भी देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं इस इमेज के थ्रू भी, दिस इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो समझ आया, तीनों तरह की डाइवर्सिटी में सबसे पहले स्पीसीज, एक बेसिकली एक जगह पे बहुत सारी स्पीसीज है, जेनेटिक, एक स्पीसीज में जेनेटिक चेंज, अब इकोसिस्टम में सब कुछ आ गया, पूरा पारिस्थितिक तंत्र आ गया हमारा। क्लियर। अब बायोडायवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो जो ये हमारा जैव विविधता है, ये इकोसिस्टम को स्टेबल रखने के लिए और लचीलापन रखने के लिए इकोसिस्टम के अंदर बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये प्रोवाइड करता है पोलिनेशन, जिसे हम परागकण कहते हैं, डीकम्पोजिशन, वाटर प्योरिफिकेशन एंड क्लाइमेट रेगुलेशन। तो अलग अलग जो स्पीसीज पाई जाती हैं, अलग अलग जो इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, हर किसी का कुछ ना कुछ पर्पस है लाइफ के ऊपर। कोई डिकम्पोजिशंस के लिए काम कर रहे हैं, छोटे-छोटे इंसेक्ट्स हैं, बहुत से इंसेक्ट्स और बर्ड्स हैं जो क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए काम कर रहे हैं। जैसे आपने बटरफ्लाई वगैरह होंगी, वो पॉलिनेशन के लिए काम कर रही हैं। प्लांट्स हैं, वो वाटर प्यूरिफिकेशंस के लिए काम कर रहे हैं, पॉल्यूशन को कम कर रहे हैं। तो बायोडायवर्सिटी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है इन इकोसिस्टम। उसके अलावा कुछ इंस्ट्रिक्ट वैल्यू भी हैं बायोडायवर्सिटी की। बेसिकली ये जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा नेचर है,
उसकी ब्यूटी एंड रिचनेस के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर बायोडायवर्सिटी नहीं होगी तो जो नेचुरल वर्ल्ड होगा वो ना तो सुंदर दिखेगा, ना समृद्ध दिखेगा, ना ही हमें क्या बेसिकली क्या होगा, ह्यूमंस को फूड मिल पाएगा, मेडिसिन्स मिल पाएंगी। सो मेडिसिन्स भी प्रोवाइड करती है बायोडायवर्सिटी, फूड प्रोवाइड करती है हमें। उसके साथ साथ मानव मानव कल्याण जो ह्यूमन वेलफेयर है या उसके लिए जो रिसोर्सेज हैं वो भी कहाँ से मिलते हैं हमें, बायोडायवर्सिटी के थ्रू ही मिलते हैं। क्लियर? सो हमने बायोडायवर्सिटी समझा, अब एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बेसिकली, या कंजर्वेशन का क्या मतलब है, तो कंजर्वेशन से मतलब है बेसिकली प्रोटेक्ट करना। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, जो क्या नाम है, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना ही कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी कहलाता है। तो जैव विविधता के संरक्षण में पृथ्वी पर विविध जीव रूप, जिनमें पौधे हैं, जानवर हैं और सूक्ष्म जीव शामिल है, उसके साथ साथ जो हमारा इकोसिस्टम है उसकी रक्षा करना, उसका संरक्षण करना ही कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी कहलाता है। उसके साथ-साथ इट encompass the sustainable management and use of natural resources to ensure the long term survival of the species। तो अगर हम बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करेंगे तो जो स्पीसीज हैं, जो विभिन्न विभिन्न प्रजातियां हैं, उनके लिए इजी होगा लंबे समय तक सरवाइव करना। आपने देखा होगा बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो एंडेंजर्ड कंडीशन में, क्यों? क्योंकि प्रोटेक्ट ही नहीं किया जा रहा। बायोडायवर्सिटी, डिफोरेस्टेशन, ये सब रीजन है कि स्पीसीज एंडेंजर्ड कंडीशन में आ रही है। तो ताकि जो स्पीसीज हैं, इकोलॉजी है, वो बैलेंस हो सके, जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व किया जा सके, इसलिए कंजर्वेशन बहुत जरूरी है बायोडायवर्सिटी का। क्लियर? ओके। सो जैसा भी हमने समझा टाइप ऑफ बायोडायवर्सिटी, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। हमने 3 पार्ट्स में बायोडायवर्सिटी को समझा है। फर्स्ट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। आप इस इमेज के थ्रू समझो। ये क्या है? ये डॉग्स हैं। अब ये एक ही स्पीसीज है डॉग्स, बट इनमें डॉग्स अलग-अलग तरह के हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जो जीन्स हैं इनके अलग-अलग हैं। तो जेनेटिक में जब हम बात करेंगे, एक ही स्पीस की बात करेंगे, एक ही प्रजाति की बात करें, लेकिन एक प्रजाति में भी हमें क्या देखने को मिलेंगे? डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो इसी को हम क्या नाम देते हैं? जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। नेक्स्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब हम अलग-अलग स्पीसीज की बात कर रहे हैं, अलग-अलग प्रजाति की बात कर रहे हैं। जब जो ऑर्गेनिज्म है उनमें स्पीसीज लेवल पर डिफरेंट होंगे, बहुत सारी प्रजातियां होंगी बेसिकली। जैसे मैं बात करूं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट पे, वेस्टर्न घाट पे अलग तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं, ईस्टर्न घाट पे अलग तरह की प्रजातियां। तो अलग-अलग स्पीसीज है, यहाँ पर इंसेक्ट्स हैं, यहाँ पर क्या नाम है, बिग कैट्स हैं, ये लायंस और टाइगर्स वगैरह। उसके अलावा यहाँ पर फिशेज हैं, एक्वेटिक स्पीसीज हैं। तो जब स्पीसीज डाइवर्स होंगी, जो प्रजातियां हैं वो डिफरेंस होंगी, तो उसी को हम क्या नाम देंगे? स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में सब कुछ आ गया। इसमें डेजर्ट आ गया, रेन फॉरेस्ट आ गया, मैंग्रोव्स आ गए, कोरल लीव्स आ गई, वेटलैंड्स आ गए, एस्टूरियाज आ गई, एल्पाइन मेडोस आ गए। तो ये सब जब इन सब में चेंजेस पाए जाएंगे, जब हमारा जो बोस्ट है या वाइड रेंज ऑफ इकोसिस्टम है उसमें डाइवर्सिटी पाई जाएगी, तो इसको हम क्या नाम देंगे? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जैसे अर्थ है, अर्थ के ऊपर कहीं पे तो वाटर पाया जा रहा है, कहीं पर अर्थ के ऊपर डेजर्ट्स हैं, कहीं पर अर्थ के ऊपर रेन फॉरेस्ट हैं, कहीं पर अर्थ के ऊपर वेटलैंड एरियाज हैं। तो अब क्या हो गया, जो इकोसिस्टम है उसमें डाइवर्सिटी आ गई, तो इसी को हम क्या नाम देंगे? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब हम सबको पता है बायोडाइवर्सिटी कहीं न कहीं लॉस हो रही है, जिससे एनवायरनमेंट पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, जैव विविधता के हानि के कारण क्या-क्या हैं। तो जब मैं बायोडाइवर्सिटी लॉस की बात करूँगा, तो इसके लिए सिर्फ मेजरली ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल हैं। और यहाँ पर हम कुछ मेजर रीजंस भी देखेंगे। तो सबसे पहला है लॉस ऑफ हैबिटेट एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट एंड फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है? जो आवास है वो धीरे-धीरे खत्म हो रहा है या उसमें विखंडन आ रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है बहुत सारे जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उनका विलुप्त होना।
तो अब जैसे-जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या होंगे, विलुप्त होंगे। अब प्लांट्स भी कहीं न कहीं इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत ज़रूरी हैं। उसके अलावा एनिमल साइकिल चलती है एक, तो अगर एनिमल्स विलुप्त होना स्टार्ट हो जाएँगे, तो वो साइकिल ब्रेक हो जाएगी, जो एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो सबसे पहले हैबिटेट और फ्रेगमेंटेशन, जिसका सबसे बड़ा रीज़न डिफॉरेस्टेशन है, तो उसकी वजह से बायोडायवर्सिटी का लॉस होता है। सो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं कैसे हैबिटेट एंड फ्रेगमेंटेशन के थ्रू बायोडायवर्सिटी लॉस होती है। अ प्रोमिनेंट एग्जांपल इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंक्लूडिंग द अमेज़न व्हिच हाउस मिलियन ऑफ स्पीशीज। अब जैसे हम ले लेते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जहां पर बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। अब धीरे-धीरे क्या हो रहा है, जो जंगल है उनको काट दिया जा रहा है, या फिर एग्रीकल्चर के लिए पेड़ों को काट कर जो ट्रीज है उन्हें साफ कर दिया जाता है, क्लीन कर दिया जाता है। तो जिस वजह से क्या होता है, बहुत सारे एनिमल्स मूव कर जाते हैं उस लोकेशन से, और बहुत सारे ट्रीज और प्लांट्स की स्पीसीज का भी लॉस होता है। सेकंड, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है ह्यूमंस के थ्रू इकोसिस्टम का। सो जो मनुष्य है वो रिलाय करता है हेवली ऑन इकोसिस्टम फॉर फूड, शेल्टर एंड अदर नीड्स। तो हमारी जो फूड है, शेल्टर्स हैं, और जो हमारी जितनी भी जरूरत है, वो सब हमारी किससे पूरी हो रही हैं? बायोडायवर्सिटी इकोसिस्टम से हो रही हैं। क्योंकि हम पूरी तरह से रिलाई करते हैं इकोसिस्टम पे, जिस वजह से ह्यूमंस ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बायोडायवर्सिटी को। अब इसी के चलते बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो गई हैं, जिसमें स्टेलर सी काऊ एंड पैसेंजर पिजन्स इंक्लूडेड है। अभी वर्तमान में मछली प्रजातियों के अत्यधिक दोहन के कारण उनके विलुप्त होने का खतरा भी क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो जो फिशेस हैं वो भी क्या है, ह्यूमंस के थ्रू खतरे में है, और ये वन ऑफ द कॉज है बायोडायवर्सिटी लॉस का। अलाइन स्पीसीज इन्वेजन। अब क्या हो रहा है भारत में, पहले जो हमारी एक्चुअल में प्रजातियां होती थी, उनकी जगह जानबूझकर विदेशों से नई नई प्रजातियां लाई जा रही हैं, नई नई स्पीसीज लाई जा रही हैं, जिस वजह से जो हमारी नेटिव स्पीसीज हैं, जो देसी प्रजातियां, वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही हैं। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, हुआ क्या, लेक विक्टोरिया में नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया। आप देख सकते हैं नाइल पर्च इन ईस्ट अफ्रीका, जिस वजह से वहां पर जो 200 स्पीसीज थी मछलियों की, सिक्लिड मछलियां जो पाई जाती थी, वो क्या हो गई, वहां से विलुप्त हो गई। तो इस तरह से अगर विदेशी प्रजातियां लाई जाएंगी, तो जो स्थानीय या फिर जो लोकल स्पीसीज हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। कोएग्जिस्टेंस। अब कोएग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, लेट्स सपोज करो एक स्पीसीज विलुप्त हो गई, तो उस स्पीसीज के ऊपर जो और स्पीसीज डिपेंड थी, धीरे धीरे वो भी क्या हो जाएंगी, विलुप्त होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम लें, तो द हॉट फिश कैन रिजल्ट इन द एक्सटेंस ऑफ पैरासाइट दे रिले ऑन देम फॉर सर्वाइवल। तो पैरासाइट्स धीरे धीरे क्या हुए, खत्म हुए, तो उसकी वजह से हॉट फिश भी खत्म हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं हॉट फिश सर्वाइव कर पाती थी, किस वजह से, पैरासाइट्स की वजह से। क्लियर? ओके। नाउ सो हमने अभी समझा है व्हाट इज बायोडायवर्सिटी, टाइप ऑफ बायोडायवर्सिटी, और कैसे बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है एनवायरनमेंट में। नाउ अब हमें समझना है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। तो बायोडायवर्सिटी को कैसे संरक्षित किया जा सकता है, और बेसिकली क्या-क्या टाइप्स हो सकते हैं। सो अगर मैं बात करूं बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के, तो यहाँ पर हम दो डिफरेंट मेथड देखेंगे। द फर्स्ट मेथड इज नोन एज ऑन साइट कंजर्वेशन, जिसे इन सीटू कंजर्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। एंड सेकेंड इज ऑफ साइट कंजर्वेशन, मींस एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन साइड एंड ऑफ साइड? देखो, जब मैं ऑन साइट की बात करूंगा, तो इसका मतलब क्या है, जहां पर एनिमल्स हैं वहीं पर उन्हें कंजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए। जैसे ये पर्टिकुलर फॉरेस्ट है, यहाँ पर अलग अलग स्पीसीज रहती हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बेसिकली इसी प्लेस को कंजर्व कर देगी। या जब हम ऑफ साइट की बात करेंगे, तो लेट्स सपोज करो ये एरिया है, यहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इन एनिमल्स को कंजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए इन्हें रीएलोकेट कर देगी। सो जब नेचुरल हैबिटेट जहां पर वो हैं एक्चुअल में, वहीं पर उनको कंजर्व किया जाए, तो उसे हम ऑन साइट कंजर्वेशन कहेंगे।
जब नेचुरल हैबिटेट को हटाकर स्पीसीज को किसी दूसरी जगह ले जाया जाए प्रोटेक्शन के लिए, तो उसे हम क्या नाम देंगे? ऑफ साइट या एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो डिफरेंस समझ आया सबसे पहले ऑन साइट और एक्स साइट में? ठीक है। अब समझते हैं इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इन सीटू का मतलब क्या है? जैसे अभी मैंने बताया, जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनको उनके प्राकृतिक एनवायरनमेंट में, या अगर मैं बात करूं उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में ही क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है। तो जिस एरिया में वो है वहीं पर अगर उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, तो ये कहलाता है इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब इस अप्रोच की अगर मैं बात करूं, तो दिस अप्रोच इन्वॉल्व डेडिकेटिंग लैंड और सी एरिया टू कंजर्व एफर्ट्स टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी। तो जो डेडिकेटेड पर्टिकुलर एरिया है, लैंड पे हो या सी पे हो, वहां पर मेंटेन किया जाता है। और इन सीटू कंजर्वेशन का मेन पर्पस होता है जो स्पीसीज हैं उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना। क्लियर? सो बेनिफिट्स क्या-क्या हैं इन सिटू कंजर्वेशन के? सबसे पहले तो कॉस्ट इफेक्टिव। अब एक पर्टिकुलर एरिया पर जहां पर एनिमल्स रह रहे हैं वहीं पर हमें प्रिजर्वेशन करना है, तो हमें कोई नई एरिया नहीं ढूंढना, नया एरिया डेवलप नहीं करना। जो एक्चुअल में एरिया है वहीं पर हमें क्या करना है? प्रिजर्वेशन करना है। तो जिससे लागत जो है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है? सस्ती हो जाती है, मोर अफोर्डेबल हो जाती है। और ये जो कंजर्वेशन मेथड है थोड़ा सा चीपर होता है। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है? व्यापक संरक्षण प्रोवाइड किया जाता है बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स को। अब इन सीटू कंजर्वेशन की बात करूं तो अलग अलग तरह के इन सीटू कंजर्वेशन हो सकते हैं, जैसे नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो बनाए जाते हैं वो इन सीटू कंजर्वेशन या स्व संस्थाएं संरक्षण के प्रकार में से एक है। जो नेशनल पार्क है वो उसी जगह पर बनाया जाता है जहां पर एनिमल्स रहते हैं। किसी ऐसे पर्टिकुलर बड़े फॉरेस्ट या जंगल को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया जाता है जहां पर नेचुरल हैबिटेट इजीली प्रोवाइड किया जा सके और वहीं उसी तरह से प्रिजर्व किया जा सके। ठीक है। सो अगर हम बात करें ओल्डेस्ट नेशनल पार्क की, वो है येलो स्टोन, जो लोकेटेड है यूएसए में। सेकंड, बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स भी क्या है? एक तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये नेचुरल हैबिटेट्स को, या लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को बेसिकली, या ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में बैलेंस करके जब उनको प्रिजर्व किया जाए उनके नेचुरल हैबिटेट पे, उसको हम क्या नाम देते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व्स नाम देते हैं। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है उसका मेन एम है टू प्रोटेक्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाई प्रमोटिंग सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो अगर कोई सिंपली आपसे पूछने लगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क, मैं कह रहा हूँ ये एक पर्टिकुलर एरिया है, ये दो एरियाज हैं। यहाँ पर जानवर रहते हैं, एनिमल रहते हैं, अलग अलग स्पीसीज रहती हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, बहुत कुछ है दोनों एरिया में पर्टिकुलर में। सो इसको इसी जगह को गवर्नमेंट ने प्रोटेक्टेड कर दिया, इस जगह को नाम दिया नेशनल पार्क, इस जगह को नाम दिया बायोस्फीयर रिजर्व। तो क्या डिफरेंस समझ आया आपको दोनों में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व? देखो, नेशनल पार्क में क्या होता है? ह्यूमंस अलाउ नहीं होते। सो यहाँ पर सिर्फ एनिमल्स का या प्लांट्स का प्रोटेक्शन किया जाता है। बट जब मैं बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करूंगा वहां पे ह्यूमंस के साथ साथ नेचर को जो प्रोटेक्ट किया जाए, तो उसे हम क्या नाम देंगे? बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो यहाँ पर ह्यूमंस का भी प्रोटेक्शन होता है, यहाँ पर सिर्फ नेचुरल बेसिकली जो स्पीसीज है उनका प्रोटेक्शन होता है। सो बायोस्फीयर रिजर्व्स की हम थोड़ी सी डेफिनेशन से देख लेते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व वो एरिया होता है, डेस्टिनेटेड एरिया होता है जिससे प्रमोट किया जाता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटीज। तो जी इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व का यूज रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए भी किया जाता है, उसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व्स का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, बायोस्फीयर रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये जो प्रोटेक्टेड एरिया है या बायोस्फीयर रिजर्व्स का जो इनिशिएटिव है वो यूनेस्को ने स्टार्ट किया था। तो ये यूनेस्को का प्लान है, यूनेस्को की एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम। ये यूनेस्को का एक प्लान है, मैन जिसे MAB के नाम से जाना जाता है।
सो आपको सीधा याद रखना है बायोस्फीयर रिजर्व किसका इनिशिएटिव है, यूनेस्को का इनिशिएटिव है। विच एम टू हार्मोनलाइज द रिलेशन बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। जैसे मैंने बताया एनवायरनमेंट तो प्रोटेक्ट होगा ही होगा, उसके साथ साथ यहाँ पे ह्यूमंस भी एग्जिस्ट करेंगे जो नेशनल पार्क में नहीं होते। तो मेन पर्पस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ पीपल्स एंड द एनवायरनमेंट। तो देखते हैं कब स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया। तो जैसा मैंने बताया बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को का इनिशिएटिव है। यूनेस्को ने 1971 में बायोस्फीयर रिजर्व्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। अब देखो इसको थोड़ा सा समझो। यूनेस्को ने कहा कि हम ह्यूमंस और नेचर को एक साथ, यानी एनवायरनमेंट और नेचर को, एक ह्यूमंस को एक साथ प्रोटेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, विच प्रोग्राम इज नोन एज एमएबी प्रोग्राम। सो एमएबी प्रोग्राम यूनेस्को का प्रोग्राम है। 1971 में बायोस्फीयर रिजर्व्स को लॉन्च करने के लिए स्टार्ट किया गया था। यूनेस्को ने सभी कंट्रीज से कहा कि वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं वो अपने यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाएं। वो अपने यहाँ पे जब बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाएंगे, अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक बायोस्फीयर रिजर्व है यूनेस्को चाहती है कि उसे अपने अंडर ले, तो यूनेस्को उस कंट्री में उस स्पेसिफिक बायोस्फीयर रिजर्व्स को अपने अंडर में लेगा। तो यूनेस्को का प्लान था, यूनेस्को ने वर्ल्ड की हर कंट्री से कहा कि बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाएं, और अगर यूनेस्को को लगता है कि वो बायोस्फीयर रिजर्व्स यूनेस्को के अंडर आना चाहिए, तो उसके लिए यूनेस्को प्रोटेक्टेड बेसिकली काम करेगी उस बायोस्फीयर रिजर्व्स के प्रोटेक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जिसमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स यूनेस्को के अंडर आते हैं। तो पर्पस समझ आया, पॉइंट समझ आया जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कंट्रीज अपने कितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स बना सकती है, बट जिस बायोस्फीयर रिजर्व्स को यूनेस्को को लगता है कि वो जरूरी है प्रोटेक्टेड बाय यूनेस्को, तो यूनेस्को उसे अपने अंडर लेगी और उसे यूनेस्को प्रोटेक्ट करेगी। सो अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से समझ लेते हैं। वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट से तो हमने समझ लिया कि 1971 में यूनेस्को ने इनिशिएटिव किया था बायोस्फीयर रिजर्व्स का। इंडिया ने 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व्स का कॉन्सेप्ट अपनाया। तो इंडिया adopted the concept of biosphere reserves in 1986 and conserve and protect representative ecosystem, and currently the country has established 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो इंडिया के अंदर टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। सबसे पहले इंडिया ने इनिशिएटिव कब लिया था? 1986 में। और इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो 1986 में एस्टेब्लिश किया गया था। अब बायोस्फीयर रिजर्व्स को समझने के लिए एक बार जोन समझ लेते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर, बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर मेजरली 3 जोन्स होती हैं। ट्रांजिशन जोन्स को ही हम ह्यूमन सेटलमेंट जोन कहते हैं। सबसे पहले जो इंटरनली, लेट्स सपोज करो ये कोई बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको जो सबसे अंदर का जो सबसे गहरा जंगल वाला एरिया होगा उसे नाम दिया जाएगा कोर जोन। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जो सबसे डार्क एरिया है, दिस इज नोन एज कोर जोन, जहां पर ह्यूमंस पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। ह्यूमंस एक्टिविटी कुछ भी नहीं हो सकती, ना ही ह्यूमंस जा सकते हैं। तो उस जोन को हम क्या नाम देते हैं? कोर जोन। सो कोर जोन के ऊपर बफर जोन। बफर जोन में मैंने क्या बताया है? जहां पर ह्यूमंस रिसर्च पर्पस के लिए जा सकते हैं। सो ह्यूमन जा तो सकते हैं बट ओनली फॉर रिसर्च पर्पस। और उसके ऊपर आती है ट्रांजिशन जोन, जिसे ह्यूमन सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ये वाली, जहां पर ह्यूमंस रह भी सकते हैं। तो 3 जोन्स में हम बायोस्फीयर रिजर्व्स को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज कोर जोन। कोर जोन वो एरिया जो प्रोटेक्ट किया जाता है फॉर कंजर्वेशन ऑफ लैंडस्केप्स, इकोसिस्टम, स्पीसीज एंड जेनेटिक वैरायटी। और जैसा मैंने अभी बताया, ह्यूमन एक्टिविटी, मानव गतिविधियां पूरी तरह से प्रोहिबिटेड होती हैं, निषिद्ध होती हैं इस जोन में। सेकेंड जोन इज बफर जोन। बफर जोन कोर जोन के आसपास वाले एरिया होता है, जहां पर ह्यूमंस जा सो सकते हैं फॉर साइंटिफिक रिसर्च, मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल पर्पस ओनली। थर्ड जोन इज ट्रांजिशन जोन। सबसे आउटर मोस्ट एरिया होता है जहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती हैं? अलाउ होती हैं। तो ये 3 जोन ही समझे। आपको इसी तरह से याद रखना है कि किस जोन में क्या होता है, या कभी कभी सीरीज में अरेंज करने के लिए दे देता है कि अरेंज करो सीरीज में दीज जोन्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। क्लियर? ओके। सो अब हम बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। जैसा मैंने बताया, इंडिया ने जो इनिशिएटिव लिया था 1986 में लिया था, लेकिन यूनेस्को का इनिशिएटिव था 1971 में। सो इंडिया का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना था वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बना था, जो 1986 में था। और एट प्रेजेंट इंडिया में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं? 18।
तो दो चीजें याद रखनी है, इंडिया में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स आर 18, बट आउट ऑफ 18 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर अंडर यूनेस्को। तो 12 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 12 जो किसके अंडर आते हैं, यूनेस्को के अंडर। तो एक बार हम पहले ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इन 18 में से कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स कब यूनेस्को के अंडर गए। सो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे 1986 में स्टैब्लिश किया गया था, जो एट प्रेजेंट तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका वाले रीजन पे है। सेकेंड बायोस्फीयर रिजर्व इज नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे 1988 में स्टैब्लिश किया गया था, और कहां पर है ये, उत्तराखंड में। नोकरेक, नोकरेक आपको पता होगा एक जगह है मेघालय में, तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो 1988 में स्टैब्लिश किया गया था। ग्रेट निकोबार, निकोबार अंडमान एंड निकोबार, उससे आप याद रख सकते हैं, तो ये अंडमान एंड निकोबार में है, जिसको 1989 में इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू स्टैब्लिश किया गया था। गल्फ ऑफ मन्नार, तमिलनाडु वाला रीजन है गल्फ ऑफ मन्नार, तो वहां से याद रखोगे गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व 1989 में तमिलनाडु में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इज मानस बायोस्फीयर रिजर्व, मानस नेशनल पार्क भी है जो असम में है, तो वहां से आप याद रखोगे 1989 में इसे भी कहां पर स्टैब्लिश किया गया, असम में। सेवंथ है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन नाम सुनते ही हमारे मन में क्या आएगा, सुंदरी ट्रीज, वेस्ट बंगाल, सुंदरबन डेल्टा, तो कहां पर है ये, वेस्ट बंगाल में। तो 1989 में सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व को स्टैब्लिश किया गया था। सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ये उड़ीसा में है, जिसे 1994 में स्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट इज डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, इसको भी 1997 में स्टैब्लिश किया गया था, कहां पर, असम में। दो हो गए असम में। 10th इज देहिंग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, दिबांग रिवर आपको पता होगी कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, तो वहीं से आप याद रखोगे ये बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में, जिसे कब स्टैब्लिश किया गया था, 1998 में। पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में 1999 में स्टैब्लिश किया गया था। देन कंचनजंगा, 12th इज कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, जो 2001 में कहां पर, सॉरी 2000 में कहां पर स्टैब्लिश किया गया था, सिक्किम में, और ये भारत की हाईएस्ट पीक भी है आफ्टर K2। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व 2001 में केरला में स्टैब्लिश किया गया, और ये केरला एंड तमिलनाडु दोनों रीजन में आता है। अमरकंटक, अमरकंटक प्लेट्यू कहां पर पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में, तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, जिसे 2005 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इज कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, जो रन ऑफ कच्छ है, आपने नाम सुना होगा, तो वहीं से ये आया, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व 2008 में स्टैब्लिश किया गया था, गुजरात में। नेक्स्ट इज कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे 2009 में हिमाचल प्रदेश में स्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट इज सीशाचल्लम बायोस्फीयर रिजर्व, 2010 में आंध्र प्रदेश में स्टैब्लिश किया गया। एंड लास्ट इज पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे 2011 में स्टैब्लिश किया गया, मध्य प्रदेश में। तो यहां से क्या समझ आया हमें, फर्स्ट कौन सा समझ आया, नीलगिरी। एंड जो लास्ट था हमारा बायोस्फीयर रिजर्व, वो कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व था, 18 नंबर का, पन्ना, जिसे 2011 में मध्य प्रदेश में स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर। ओके, अब कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जिसको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया इंडिया के अंदर, जो यूनेस्को के अंडर आते हैं, यूनेस्को का पार्ट है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहला है नीलगिरी। तो टोटल तो 12 है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया के अंदर हैं जो यूनेस्को का पार्ट है, जिसमें सबसे पहला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको 2000 में यूनेस्को ने अपने अंडर लिया था। नीलगिरी के बाद गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसको 2001 में लिया गया। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको भी 2001 में लिया गया था। नेक्स्ट नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसको 2004 में लिया गया। एंड देन नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है, जो यूनेस्को के अंडर 2009 में आया। उसके बाद पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व 2009 में, सिंपलीपाल बायो रिजर्व 2009 में, और अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व इज इन 2012। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसको 2013 में किसके अंडर लिया गया था, यूनेस्को के अंडर लिया गया था। अगस्त्य मलाय बायोस्फीयर रिजर्व 2016 में, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व 2018 में, और लास्ट जो यूनेस्को के अंडर लिया गया था वो था पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जो 2020 में यूनेस्को के अंडर आया। क्लियर। तो ये टोटल 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स हमने पढ़े जो यूनेस्को के अंडर थे, और उसके साथ साथ हमने कुछ प्रीवियस बायोस्फीयर रिजर्व्स पढ़े जो इंडिया के अंदर हैं, जिसमें टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। नेक्स्ट कुछ स्टैटिक पॉइंट्स देख लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व से।
सबसे पहले अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व एंड स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व, तो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, जो कहां पर है, गुजरात में। अगर आपसे पूछे डायरेक्टली स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, तो ये है डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, जो भारत का 18 में से सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट ओल्डेस्ट तो हमको पता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको 1986 में बनाया गया था। और न्यूएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना, जो 2011 में बना था और 2020 में यूनेस्को के अंडर आया। तो ये डायरेक्टली वन लाइनर पॉइंट्स बन जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व से। क्लियर? तो अभी हमने इन सीटू कंजर्वेशन पढ़ा था बायोडायवर्सिटी का। अब हम क्या पढ़ेंगे, एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। व्हाट इज एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी? जैसा भी मैंने बताया, जब प्लांट्स को या एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह, जो उनका प्राकृतिक एनवायरनमेंट है, जो उनका नेचुरल हैबिटेट्स है, उससे क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, तो उसे हम क्या नाम देंगे, एक्स सीटू कंजर्वेशन। So ex-situ conservation, preservation of plants and animals outside their natural habitat। तो जो अभी मैंने समझाया कि जब प्लांट्स और एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर ले जाया जाता है, तो उसी को क्या नाम दिया जाता है, ex-situ conservation। Clear? So this approach focus on safeguarding biodiversity by relocating species। तो इसका बेसिकली पर्पस क्या है, जो प्रजातियां हैं उनको सेफगार्ड करना, उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाना, ऐसी जगह पर ले जाना जहां पर वो ब्रीडिंग कर सकें। अब टाइप्स ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन, अब जैसे हमने इन सीटू कंजर्वेशन में पढ़ा था कि नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व किसके पार्ट हैं, इन सीटू कंजर्वेशन के, कि जहां पर वो प्लांट्स हैं, जहां पर वो एनिमल्स हैं, उनको वहीं पर प्रोटेक्ट किया जाए। बट जब हम एक्स सीटू कंजर्वेशन की बात करेंगे, तो उन्हें एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाया जाएगा, जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है जू। तो जो जूस होते हैं, जो चिड़ियाघर होते हैं, उसमें क्या किया जाता है, अलग अलग जगह से एनिमल्स को उठा के दूसरी जगह लाया जाता है। तो उसी वो किसका एग्जाम्पल है, जू, बेसिकली एक्स सीटू का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर सुविधाओं को जानवरों को बाड़ों के भीतर रखा जाता है, उसके साथ साथ उनमें प्रजनन कराया जाता है और उनको एक नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट इज सेकंड, क्या हो गया इसमें, कैप्टिटिव ब्रीडिंग, बंदी प्रजनन। ये क्या होता है कैप्टिटिव ब्रीडिंग? यहाँ पे क्या किया जाता है, बेसिकली जो एनिमल्स होते हैं उनको एक कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर रखा जाता है, जहां पर उनसे क्या कराई जाती है, ब्रीडिंग कराई जाती है। एक्वेरियम, आपने देखा होगा कि जो फिश वगैरह है उनको किसी तालाब में, पॉन्ड में, एक्वेरियम के अंदर रखा जाता है। तो जल एक्वेरियम वो जगह होती है जहां पर बेसिकली एक्वेटिक एनिमल्स को रखा जाता है। बोटेनिकल गार्डन्स एस्टेब्लिश किए जाते हैं। बोटेनिकल गार्डन्स वो प्लेस होते हैं जहां पर बेसिकली अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है। जेन बैंक्स होते हैं बेसिकली ऐसे एरियाज जहां पर सीड, स्पर्म्स, ओवा को स्टोर करके रखा जाता है, तो इन्हें जीन बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है एक्स सीटू कंजर्वेशन के? तो इसमें क्या होता है, एक्सटेंडेड लाइफ स्पेन मिलता है और उसके साथ साथ जो ब्रीडिंग अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी ज्यादा होती हैं। तो जो एनिमल्स हैं उनके अगर हम कंजर्वेशन की बात करें, तो उन्हें लॉन्गर लाइफ स्पेन मिलता है और बेटर कंडीशन मिलती है किसकी, ब्रीडिंग की। रीइंट्रोड्यूस रीइंट्रोड्यूस किया जाता है उन्हें नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर। उन्हें बेसिकली कोशिश की जाती है कि उन जो स्पीसीज हैं, जो ब्रीड्स हैं, उन्हें क्या किया जा सके, नेचुरल हैबिटेट के अंदर एक सिंथेटिक नेचुरल एनवायरनमेंट बनाया जाए, और जहां पर जो विलुप्त प्रजातियां हैं उनको दोबारा से बढ़ाने के लिए बेसिकली उनमें ब्रीडिंग कराई जाती है और उन्हें प्राप्त करने की कोशिश की जाती है बेसिकली। उसके साथ साथ जो एक्सी2 कंजर्वेशन है उसके थ्रू जेनेटिक टेक्निक्स बेसिकली प्रिजर्व की जाती हैं, या जीन्स को कंजर्व किया जाता है बाय न्यू न्यू टेक्निक्स। तो जो बेसिकली प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं उनको एडवांस जेनेटिक मेथड के थ्रू दोबारा से सर्वाइवल मोड पे लाने की कोशिश की जाती है। क्लियर?
अब समझेंगे हम गवर्नमेंट ने। तो अब तक हमने क्या समझ लिया? बायोडायवर्सिटी की हमने डेफिनेशन समझी, टाइप ऑफ बायोडायवर्सिटी देखी, लूस ऑफ बायोडायवर्सिटी देखी। उसके अलावा हमने बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन, बायोस्फीयर रिजर्व्स देखे हम लोगों ने। अब गवर्नमेंट ने बेसिकली कंजर्वेशन के लिए क्या-क्या प्लान्स किए हैं, गवर्नमेंट के क्या-क्या इफेक्ट कंजर्वेटिव प्लांट्स हैं भारत के अंदर टू बेसिकली प्रोटेक्ट बायोडायवर्सिटी। तो जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया था जिसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे 1972 में पास किया गया था, जिसका मेन पर्पस था जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, इंश्योर करना उनको इकोलॉजी के अंदर और उनको एनवायरमेंटल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो आपको यहाँ पे मेजरली डेट याद रखनी है, डेट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। प्रोविजन, क्या क्या प्रोविजंस हैं? बेसिकली ये जो एक्ट है ये प्रोटेक्ट करता है एरियाज को लाइक नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड कम्युनिटी रिजर्व्स एज वेल एज। उसके अलावा इस एक्ट के थ्रू जानवरों के हंटिंग, पॉचिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज पे भी रोक लगती है, और अगर ऐसा कोई करता पाया जाता है तो इस एक्ट के अंदर उन्हें पनिश भी किया जाता है। इम्पैक्ट, तो इस एक्ट से इम्पैक्ट क्या पड़ा है? बेसिकली बहुत सारी स्पीसीज को, बहुत सारी प्रजातियों को संरक्षण मिला है, उनके आवास को संरक्षण मिला है। इस एक्ट के थ्रू लोग थोड़े से बेसिकली हिचकिचाते भी हैं हंटिंग करने के लिए, क्योंकि इन्हें पता है अगर वो पकड़े गए तो उन्हें पनिश होगी, जेल होगी। तो इस एक्ट के थ्रू काफी सारी जो स्पीसीज है उन्हें प्रोटेक्शन मिली है। सेकंड है वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010, और ये 2017 में भी आया था, तो दो बार आ चुका है, जिसमें जो वेटलैंड्स तो होते हैं, जो आर्द्र एरिया होता है, उसका संरक्षण किया जाता है। जैसे वर्ल्ड लेवल पे अगर मैं बात करूं तो रामसर कन्वेंशन है जो वर्ल्ड लेवल पे वेटलैंड एरियाज को प्रिजर्व करता है, और इंडिया ने कौन सा रूल बनाया हुआ है? वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010। प्रोविजंस क्या है इसके, क्या बेसिकली पर्पस है? तो ये क्या करता है, ये रूल्स प्रोवाइड करता है, रेगुलेशन और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू जो वेटलैंड एरिया और उसके आसपास वाला एरिया है वहां पर डिग्रेडेशन ना हो, और जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिस है वो प्रमोट की जा सके। इम्पैक्ट क्या पड़ा है इससे? इससे काफी इम्पैक्ट पड़ा है, क्रूशियल इम्पैक्ट पड़ा है बायोडाइवर्सिटी पे, वाटर प्योरिफिकेशन पे एंड फ्लड कंट्रोल पे, क्योंकि जो वेटलैंड एरिया उसको प्रोटेक्शन मिली है। नेक्स्ट है नेशनल पार्क प्लान फॉर एक्वेटिक इकोसिस्टम कंजर्वेशन। तो एक नेशनल प्लान भी बनाया गया है जो एक्वेटिक है, जो पानी में, जो नदियों झीलों में, जो रिवर्स लेक्स में जो बेसिकली स्पीसीज रहती हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जा सके। इसका प्रोविजन क्या है? इसको बेसिकली लाया गया है रामसर साइट्स, रामसर कन्वेंशन के अंदर, ताकि एक्वेटिक इकोसिस्टम को, जो हमारा जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, उसको प्रिजर्व किया जा सके। तो इसका मेजरली पर्पस क्या है? एक्वेटिक इकोसिस्टम को प्रिजर्व करना। डन। इम्पैक्ट क्या पड़ा है? जो एक्वेटिक लाइफ है उस पर काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। एक्वेटिक इकोसिस्टम की हेल्थ में भी सुधार आया है, और उसके साथ साथ बहुत सारी स्पीसीज को प्रोटेक्शन मिला है। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसे WCCB के नाम से जाना जाता है, जिस बेसिकली पर्पस है वन्य जीव अपराध को रोकने के लिए। इसका फंक्शन है, ये एक ब्यूरो है जो कोऑर्डिनेट करती है स्टेट के अंदर, खुफिया जानकारी इकट्ठा करती है, जांच करती है जहां पर जो वाइल्ड लाइफ है उसको इलीगल तरीके से बेसिकली उसकी तस्करी ना की जा सके, उसका इस्तेमाल ना किया जा सके। इम्पैक्ट, ये क्रूशियल रोल प्ले करती है जानवरों की तस्करी के लिए, अवैध शिकार को रोकती है, और जानवरों के अवैध व्यापार, इलीगल ट्रेड को भी ये रोकती है। क्लियर? रिसर्च सेंटर, बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स हैं जिसमें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, सलीम अली सेंटर फॉर ऑरिनथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री है। तो ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर स्पीसीज की ब्रीड को बढ़ाने के लिए, कैसे ब्रीडिंग हो सकती है, कैसे जानवरों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कैसे एंडेंजर प्लांट्स को और एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उसके ऊपर काम चलता है। तो कहीं ना कहीं ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये भी हेल्प करते हैं फॉर प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी।
डिक्लोफेनक पे बैन गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक दवा है ये बेसिकली डिक्लोफेनॉक, एक वेटरनिटी ड्रग है, एक पशुओं के लिए दवा है। तो ये जनरली दवा का इस्तेमाल किया जाता है जानवरों में, और जब वो जानवरों की डेथ हो जाती है तो जो वल्चर्स होते हैं, जो गिद्ध होते हैं, वो जब उन जानवरों को खाते हैं तो ये दवा का असर उस वल्चर्स में भी जाता है, जिस वजह से विल्चर्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इस दवा पर भी गवर्नमेंट ने, इस मेडिसिन पर भी गवर्नमेंट ने बैन लगाया है, ताकि जो वल्चर्स हैं, जो गिद्ध हैं, उनकी जो, क्योंकि वो इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है और डिकम्पोज़िशन के लिए काम कर रहे हैं, तो उनकी जो आबादी है, उनकी पॉपुलेशन है, उसमें गिरावट ना आए। उसके साथ-साथ गवर्नमेंट ने बहुत डिक्लोफेन को जो बैन किया था, वो 2006 में बैन किया था। इसके बैन के बाद काफ़ी सारे जो वल्चर्स हैं, उनकी पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंजर्वेटिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स भी चलाए हैं, जिसमें जो विलुप्त या विलुप्त होने वाली प्रजातियां हैं, उनको दोबारा से पुनः स्थापित किया जा सके, उन्हें उन्हें नेचुरल हैबिटेट में एस्टेब्लिश किया जा सके। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कंजर्वेटिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स चलाए हैं। क्लियर? तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ? तो उसके बाद अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात करूं, तो इसको मैनेज किया जाता है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और अदर ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू इन प्लांट्स को। दीज प्रोग्राम फोकस ऑन द स्पीसीज लाइक वल्चर्स, मेजरली वल्चर्स की फीसिस पे ये वर्क करते हैं। ब्रीडिंग सेंटर इनके पिंजौर, बुक्सायन, रानी में, मींस हरियाणा, वेस्ट बंगाल और गुवाहाटी, असम में इसके मेजरली सेंटर्स हैं। इम्पैक्ट इम्पैक्ट क्या हुआ है? अब ब्रीडिंग प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गए हैं, तो जो विलुप्त और विलुप्त होने वाली प्रजातियां थी, उनकी संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। उसके साथ-साथ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट करके प्रोग्राम से स्टार्ट किए गए हैं, जिसका बेसिकली इन स्कीम को डिजाइन किया गया है, सपोर्ट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ क्रिटिकल हैबिटेट एंड रिकवर ऑफ एंडेंजर स्पीसीज। जो एंडेंजर लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, उनको क्या किया जा सके, पुनः प्राप्त किया जा सके। क्लियर? इसके अंदर टारगेट स्पीसीज हैं स्नो लेपर्ड, बस्टर्ड, डॉल्फिन, हंगुल, नीलगिरी तहर, टर्टल्स, डुगोंग, एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेस्ट, एशियन वाइल्ड बफेलोज, निकोबार मेगापोड्स, इंडियन राइनोसिस, एशियाटिक लॉयंस एंड स्वैप डियर्स। तो इस प्रोग्राम के थ्रू इन प्रजातियों को प्रिजर्व किया जा रहा है। इम्पैक्ट क्या पड़ा है इसके थ्रू? बेसिकली इस प्रोग्राम के थ्रू बहुत सारी प्रजातियों को सुरक्षित कर लिया गया और उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। सो हमने समझा है कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी किस किस थ्रू गवर्नमेंट कैसे कंजर्व कर रही है, इन सीटू और ऑफ सीटू के थ्रू कैसे कंजर्व किया जा रहा है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ऑफ बायोडायवर्सिटी। ये हमने अभी पूरे प्लांट्स में, इस पूरे चैप्टर में समझ लिया है क्यों जरूरतें हैं हमें। एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए, एनवायरनमेंट में लचीलापन लाने के लिए हमें फूड की जरूरत है, हमारा इकोसिस्टम है, वेदर है, सॉइल्स हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन। तो लाइफ के हर पहलू में हमें किसकी जरूरत है? बायोडायवर्सिटी की जरूरत है। तो सबसे पहले हम इकोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। रिसाइलेंस, रिसाइलेंस मतलब लचीलापन। तो जो इकोसिस्टम है, वो हमारी जो क्लाइमेट चेंज है, जो डिसीजेस है, डिजास्टर, उसमें कहीं ना कहीं लचीलापन लेके आता है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है। तो जो कृषि पौधे हैं, उनकी आनुवांशिकता, उनके जेनेटिक्स में भी धीरे धीरे कमी होती जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल बनाना का एग्जांपल लेते हैं, जो अभी पनामा डिसीज से जूझ रहा है, जिसे बेसिकली विनाशकारी फंगल प्रकोप के नाम से भी जाना जाता है। स्पीसीज रोल, डिफरेंट स्पीसीज जो है वो डिफरेंट रोल प्ले करती हैं। कोई डिकम्पोजिशन के लिए काम कर रही है, कोई एनवायरनमेंट के लिए काम कर रही है। उसके साथ साथ फाउंडेशन स्पीसीज की बात करें, लाइक कोरल फॉर एग्जांपल, क्रिएट एंड सस्टेन हेल्थी इकोसिस्टम्स। तो जो ये कोरल्स होते हैं, ये क्या करते हैं? एक हेल्थी इकोसिस्टम, स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। सी स्टार्स हैव बैलेंसिंग पॉपुलेशन ऑफ अदर स्पीसीज। तो जो ये सी स्टार्स होती हैं, ये क्या करती हैं? अदर स्पीसीज को भी बैलेंस करने में हेल्प करती हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का आपको अपने लाइफ के हर पहलू में कहीं ना कहीं रोल देखने को मिलेगा। जैसे अम्ब्रेला स्पीसीज हैं, वो बहुत सारी बेसिकली स्पीसीज है, उसके एक्सटिंक्ट में काम करती हैं, उनके अस्तित्व को सहारा देती हैं। इकोसिस्टम इंजीनियर्स, ट्रीज और जो बीवर्स हैं, वो क्या एक तरह के इकोसिस्टम इंजीनियर्स हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करते हैं, अर्थ के ऊपर जो लाइफ है उसको बैलेंस करते हैं। सो
ये पूरी हमने क्या पढ़ी है, इंपॉर्टेंस पढ़ी है बायोडाइवर्सिटी की, तो अलग से आपको समझने की जरूरत नहीं है। अब तक जितना टॉपिक समझा उससे आपको खुद पे खुद समझ आ गया होगा कि क्या वैल्यूज हैं इकोनॉमिकल भी, अगर हम बात करें या जनरली भी हम बात करें बायोडाइवर्सिटी की। तो एक बार इकोनॉमिकल वैल्यूज देख लेते हैं, क्या क्या इकोनॉमिकल वैल्यूज हैं बायोडाइवर्सिटी की। सबसे पहले तो ग्लोबल थ्रेट। सो वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम, आपको पता है, उसने अभी बायोडाइवर्सिटी को ग्लोबल थ्रेट बेसिकली डिक्लेयर किया अपनी 2022 की रिपोर्ट में। और इसने कहा है कि कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड के लिए इकोनॉमिकल थ्रेट साबित होगी। कैसे? 1.6 बिलियन पीपल डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट के ऊपर। उनकी जीवन निर्वाह किसके से चलता है? फॉरेस्ट से चलता है। और फॉरेस्ट किसका पार्ट है? बायोडाइवर्सिटी का। उसके अलावा जो फिशिंग है, वर्ल्ड में ज्यादातर लोगों का प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। तो फिश भी किसका पार्ट है? बायोडाइवर्सिटी का। तो अगर 1.6 पीपल बिलियन पीपल जो डिपेंड है फॉरेस्ट के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी इनबैलेंस होगी, तो कहीं ना कहीं उनका ऑक्यूपेशन भी इनबैलेंस होगा, जिससे इकोनॉमिकल थ्रेट होगी, या बेसिकली इकोनॉमिकल थ्रेट है। फिशिंग भी बहुत सारे लोगों का प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। सो इससे भी क्या मिलती है हमें? बेसिकली इकोनॉमिकल सपोर्ट मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट, इको टूरिज्म। तो अगर एक हेल्थी इकोसिस्टम है तो कहीं ना कहीं वो इको टूरिज्म को क्या करता है? बढ़ावा देता है। अभी हमने कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ा था, धीरे धीरे वो डैमेज होती जा रही हैं क्योंकि एसिडिफिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है ओशियंस का, जिससे इकोसिस्टम पे और बायोडाइवर्सिटी पे बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। एयर पॉल्यूशन रिडक्टेंट, बायोडाइवर्सिटी से एयर पॉल्यूशन की कमी होती है, लेकिन अगर बायोडाइवर्सिटी हमारी इनबैलेंस रहेगी तो कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन भी इंक्रीज होगा। वाटर फिल्ट्रेशन, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एल्गीज होती हैं, वो एक्सेस अमाउंट में नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर के थ्रू आया उसको डिकम्पोज करती हैं, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वाटर फिल्ट्रेशन भी ऑटोमेटिकली कम होता जा रहा है ड्यू टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। डिजास्टर प्रोटेक्शन, साइक्लोन से, डिजास्टर सुनामी से, बेसिकली जो मैंग्रोव ट्रीज होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं सॉइल इरोजन को भी भी बचाते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी से कहीं ना कहीं डिजास्टर या जो आपदा सुरक्षा है वो भी कहीं ना कहीं थ्रेट में है। फूड सिक्योरिटी, हम सबको पता है जो हमारा फूड है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर और प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे बायोडाइवर्सिटी इम्बेलेंस होगी, फूड के लिए भी एक थ्रेट साबित होगा। ह्यूमन हेल्थ, तो ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमंस की कहीं ना कहीं प्रभावित हो ही रही है ड्यू टू इनबैलेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एंड आवर लास्ट टॉपिक इज ग्लोबल इफेक्ट टू टैकल बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो वर्ल्ड में कौन कौन से प्रोग्राम, इंडिया के तो प्रोग्राम हमने देख लिए हैं, इंडिया में कौन कौन से प्रोग्राम से स्टार्ट किए गए हैं टू बेसिकली सपोर्ट और टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी। वर्ल्ड लेवल पे कौन कौन से प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं एक बार वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अभी इसका पूरा नाम है, जिसका बेसिकली काम क्या होता है, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनको ये प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है। तो एनजीओ साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू और गवर्नमेंट बेसिकली सपोर्ट्स के थ्रू बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करती है। इसका इनिशिएटिव है बेसिकली नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बोटेनिकल गार्डन्स में जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनको प्रोटेक्ट करना। IUCN के अंदर एक स्पेशल सर्वाइवर कमीशन और कमीशन इन इकोसिस्टम मैनेजमेंट भी स्टैब्लिश किया गया है। उसके साथ-साथ इसने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाई अप किया है ताकि ये इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को भी रोक सके। सेकंड, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसे UNEP के नाम से भी जाना जाता है, जिसका काम क्या होता है? एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और बायोडाइवर्सिटी को ग्लोबल लेवल पे एसेट्स करना और मॉनिटरिंग करना। इनिशिएटिव, बेसिकली इसका इनिशिएटिव क्या है? कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी की तो ये प्रमोट करता है UNEP कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसके अलावा इसने वर्ल्ड कंजर्वेटिव मॉनिटरिंग सेंटर भी स्टैब्लिश किया है ताकि ये बायोडाइवर्सिटी को इसके थ्रू असेस कर सके। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? ये UNEP का ही इनिशिएटिव है जिसको 1993 में स्टैब्लिश किया गया था, जिसका मेजरली पर्पस क्या है? उन मुद्दों पर बेसिकली डिस्कशन करना जिससे बायोडाइवर्सिटी को लॉस हो रहा है, या फिर उन प्लानिंग्स और पॉलिसीज को बनाना जिससे बायोडाइवर्सिटीज को प्रिजर्व किया जा सकता है।
प्रोटोकॉल्स क्या हैं इसके? इसके बेसिकली आपने सुना होगा कार्टेज एंड प्रोटेक्ट। जो प्रोटेक्ट है वो बायो सेफ्टी के लिए काम करता है, बायोडायवर्सिटी में जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म के लिए काम करता है। नेक्स्ट इज यूनेस्को। यूनेस्को तो हम पढ़ते चले आ रहे हैं। 1972 में बेसिकली कन्वेंशन हुआ था जिसके अंदर यूनेस्को वर्ल्ड कल्चरल एंड हेरिटेज साइट 1972 में इनिशिएटिव लेके आई थी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। 1971 में, उससे पहले यूनेस्को क्या ला चुकी है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ला चुकी है जिसके थ्रू ये बायोस्फीयर रिजर्व्स इसने वर्ल्ड में एस्टेब्लिश कराए थे। तो ये तो हम यूनेस्को का तो हम पर्पस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ये बेसिकली फंड इकट्ठा करता है वर्ल्ड लेवल पे एनजीओस को, एनजीओ डेडिकेटेड टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ग्लोबली। तो ग्लोबली काम करता है और उन कंट्रीज को फंड प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो बेसिकली एलिजिबल नहीं है, जो इतना सक्षम नहीं है कि वो अपने एरिया के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। रामसर कन्वेंशन ये वेटलैंड एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए 1971 में ईरान में लाया गया था। तो इसका मेजरली फोकस है माइग्रेटेड स्पीसीज लाइक वाइल्ड लाइफ, जो एनिमल्स हैं उनको बेसिकली टारगेट करना या उनको बढ़ावा देना थ्रू वेटलैंड्स। सो टेक्नोलॉजीज के थ्रू भी बेसिकली आजकल क्या किया जा रहा है, बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज किया जा रहा है। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस सिस्टम भी है जो वर्ल्ड लेवल पे स्टार्ट हुआ है जिसके थ्रू क्या किया जा सकता है, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो दिस इज नोन एज ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। फंक्शन क्या होता है, ये हेल्प करता है एक्सेस स्पीसीज की पॉपुलेशन में, हैबिटेट क्वालिटी में, और उसके साथ साथ सुटेबिलिटी फॉर कंजर्वेशन साइट्स। डीएनए ब्रॉडिंग बारकोडिंग, डीएनए बारकोडिंग भी बेसिकली एक वर्ल्ड लेवल पे एफर्ट्स है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, जो छोटे छोटे जेनम्स फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको एनालाइज करके जेनेटिक डेवलपमेंट किया जाता है। बेनिफिट्स क्या होता है इससे, जो पारिस्थितिक तंत्र है उसके अंदर जो संकट में प्रजातियां हैं उनके विलुप्त होने से बचाने के लिए कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है। एक ब्लॉकचेन टेक्निक्स हैं जिसमें इमर्ज टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें जो विलुप्त प्रजातियां हैं उनको दोबारा से लाने के लिए काम किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी एग्जाम्पल है। क्लियर? So all application including conservation, prioritization, animal counting and project like the Guardian and robotic jellyfish for ocean cleaning. तो रोबोटिक जेलीफिश का भी इस्तेमाल किया जाता है, नेचुरल गार्जियन का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि बेसिकली महासागरों की क्या की जा सके, सफाई की जा सके। नागरिक विज्ञान भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी। इसके थ्रू बेसिकली क्या होता है, वे जो वैज्ञानिक हैं अनुसंधान में जनता की भागीदारी शामिल है, लोग पार्टिसिपेट करते हैं बेसिकली टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। ये जो सिटीजन साइंस है ये एम्पावर करती है कम्युनिटीज को कि वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दें फॉर बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग एंड कंजर्वेशन इफेक्ट रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी। क्लियर? सो ये हमारे पॉइंट्स थे जो हमने बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड डिस्कस किए, जिसमें हमने व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी टाइप्स, जिसमें 3 टाइप्स हमने बायोडाइवर्सिटी समझी हैं, लॉस टाइप्स एंड कंजर्वेशन प्लान समझे। उसके साथ साथ हमने कुछ ग्लोबल एफर्ट्स देखे हैं टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी। सो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी टेक्निकल पॉइंट्स बन सकते हैं इस टॉपिक से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सेशन। थैंक यू।